सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 8 जून की शाम हो सकता है। खबर यह भी कि इससे पहले बीजेपी के संसदीय दल और एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के संसदीय दल की बैठक 7 जून को होगी, जिसमें प्रधानमंत्री को एनडीए संसदीय दल का सर्वमत से नेता चुना जाएगा। 8 जून को प्रधानमंत्री शपथ लेंगे तीसरी बार मोदी सरकार, और 7 जून को बीजेपी और एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई जाएगी। तमाम वो औपचारिकताएं की जाएंगी जो सरकार गठन से पहले की जाती हैं। सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, सभी सहयोगी दल से सहमति पत्र लिया जाएगा और उसके बाद 8 जून को शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं। और अब आपको दिखा देते हैं किस किस पार्टी से क्या कुछ अब मंत्री पद को लेकर मांगा जा सकता है। टीडीपी 5 से 6 अहम मंत्रालय मांग सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त राज्य जैसे मंत्रालयों पर उनकी नजर है। स्पीकर पद पर उनकी नजर है। स्पीकर का पद टीडीपी की ओर से मांगा जा सकता है। हालांकि बीजेपी अपनी पार्टी का स्पीकर बनाएगी, इस तरह की भी खबरें तेज हैं। नई एनडीए सरकार को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी 3 मंत्री पद मांग सकते हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए अब ये भी सामने आ रहा है कि टीडीपी कौन से मंत्रालय मांग सकती है, इतना स्पेसिफिक मांग हो सकती है टीडीपी की। ये दरअसल काफी गौर करना और बेहद दिलचस्प भी होगा कि क्या वाकई टीडीपी की ये मांगे मानी जाएंगी। देखिए, मुझे लगता है जो भी मांगे हैं उसको लेकर बातचीत होगी। जब नेगोशिएशन टेबल पे बैठा जाता है तो उसके बाद परिस्थितियां चेंज होती है। टीडीपी भी ये जानती है कि इतने मंत्रालय और इतने अहम विभाग उन्हें नहीं मिल सकते हैं, लेकिन जब डिमांड की जाएगी उसके बाद जो है नेगोशिएशन होगा। नेगोशिएशन में क्या निकल कर आएगा वो मुझे लगता है कि 8 तारीख की शाम तक साफ हो जाएगा कि उनके कितने मंत्री बन रहे हैं और उसके बाद कौन कौन से विभाग जो हैं उनके मंत्रियों को दिए जाएंगे, ये साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि टीडीपी चाहती है कि उनके ये मंत्रालय हों। वो ये जानते हैं कि जब ज्यादा मांगेंगे तब उसमें कुछ कम करके जो है नेगोशिएशन होगा। अगर आप उतने ही मांगेंगे जितने आपको मिलने चाहिए तो नेगोशिएशन की संभावनाएं जो है वो कम होती हैं। और इस चीज को चंद्रबाबू नायडू बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। वो 2018 में एनडीए छोड़ के गए थे, उसके बाद 2009 में एनडीए को छोड़ा था। नीतीश कुमार भी इस बात को बहुत भली भांति जानते हैं। उन्होंने 2013 में एनडीए का साथ छोड़ा, 15-17 में वो एनडीए के साथ आए, फिर उन्होंने जो है 22 में एनडीए का साथ छोड़ा और फिर वो 24 में जनवरी के अंदर जो है एनडीए के साथ आए। ये दोनों बहुत मास्टर प्लेयर हैं इधर से उधर जाने में और नेगोशिएशन करने में। हालांकि दोनों ये बात हिमांशु जानते हैं कि जब जब उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा है तब उनका क्या हश्र हुआ है, वो सब बातें भी ढकी छुपी नहीं है। लेकिन इस बीच 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अब 8 जून को शपथ ग्रहण की तैयारियां की जा रही हैं। और एक प्लेन की तस्वीर सामने आई है, बेहद दिलचस्प तस्वीर, जिसमें तेजस्वी यादव और साथ ही नीतीश कुमार अगल बगल बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर पहले की जब तस्वीर आई थी उसमें आगे पीछे थे, उसके बाद जब तस्वीर आई तो दोनों अगल बगल बैठे थे। अब दिल्ली पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, और अब चंद्रबाबू नायडू का भी इंतजार किया जा रहा है। ये दोनों बड़े और अहम नेता घटक दलों के जो आज शाम की बैठक में शामिल होने वाले हैं। वहीं शरद पवार भी मुंबई से सुप्रिया सुले के साथ रवाना हो चुके हैं। जीतन राम मांझी भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी भी एक मंत्री पद की मांग कर सकते हैं। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए बार बार हम बात चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की तो कर ही रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी फैक्टर को भी नहीं नकारा जाना चाहिए। उनकी भी अपनी मांगे होंगी, अब उनको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, चिराग पासवान को कैसे किया जाएगा जिनका 100% स्ट्राइक रेट है, जाहिर तौर पर उनकी भी एक बड़ी से होगी। आसपास शपथ ग्रहण होगा। भले
देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान 5 सीटों पे लड़े थे और 5 सीटों पे उन्होंने जो है वो चुनाव जीत लिया था। और इसी तरीके से उनको 19 में भी उन्होंने 6 सीटों पे चुनाव लड़ा, 6 की 6 जीत गए थे, 14 में 7 में से 7 जीते थे, लेकिन उनको एक में एक मंत्री पद मिला। इस चीज को लेकर रामविलास पासवान हमेशा शिकायत में रहे कि अगर अकाली दल के 2 सांसद हैं उनको कैबिनेट मिल सकता है तो हमें एक कैबिनेट और एक एमओएस क्यों नहीं मिल सकता है। 2019 में वे जरूर चाहते थे कि रामविलास पासवान खुद मंत्री ना बन के चिराग को मंत्री बनाए कैबिनेट, लेकिन उसको लेकर बीजेपी तैयार नहीं हुई थी और ये कहा था कि उन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज का मंत्री बनाया जा सकता है चिराग पासवान को। लेकिन इस बार चिराग मुझे लगता है मानने के लिए तैयार नहीं होंगे और वो ये कोशिश करेंगे कि एक कैबिनेट और एक एमओएस जो है उनको मिले। ये उनकी बार्गेन रहेगी। जीतन राम मांझी हम सब जानते हैं कि किस तरीके से जो है वो बार्गेन करते हैं। बिहार में भी उन्होंने लास्ट मोमेंट तक एंड जब नीतीश साथ छोड़ कर आए थे महागठबंधन का और एनडीए के को बहुमत सिद्ध करना था, तब वो अंत तक मान नहीं रहे थे। उनका कहना था कि उनको एक मंत्रालय नहीं 2 मंत्रालय चाहिए, लेकिन बाद में उनको एनडीए के नेताओं ने मनाया। लेकिन इस बार जीतन राम मांझी चाहेंगे कि उनको कैबिनेट बर्थ मिले। वो दरअसल पार्टी के लोगों को ही पता होगा कि आखिरकार जीतन राम मांझी कैसे टिक गए। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, जिस बात का जिक्र हिमांशु कर रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि क्या जीतन राम मांझी अब बिना मंत्री पद लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि एक बार तो मान मनोबल चल गया, अब की बार वो अपनी बात मनवा कर ही दम लेंगे। नहीं, देखिए, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और इसको लेकर के कोई आज नई चर्चा नहीं हो रही है। जब बीजेपी के नंबर फंस गए हैं, जीतन राम मांझी ने जो गया में चुनाव लड़ा नेहा, हम वहां खुद गए थे और हमने देखा उनके चुनाव कैंपेन को भी। वो एक ही नारा देते थे या उनकी पार्टी के लोग देते थे कि आप सांसद नहीं केंद्र में मंत्री चुनिए, और इसी चुनावी नारे के साथ उन्होंने पूरा कैंपेन चलाया और अब तो उनको बहुत भरोसा है। लगातार हमसे बातचीत में भी वो कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने उनको भरोसा दिया है कि वो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होंगे। अब तो एनडीए की बारी आई है, मतलब सिर्फ बीजेपी के अकेले दम पे बहुमत है नहीं, तो जाहिर तौर पे जो सहयोगी दल हैं उनको कुछ न कुछ मिलना है। कुछ को थोड़ा ज्यादा मिलना है, कुछ को अगर कम भी मिले, लेकिन मिलना सबको है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी भले ही अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, लेकिन वो भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में या तो पहुंच गए हों या पहुंचने वाले हैं। चर्चा कर लेते हैं। पहले आमने सामने थे नीतीश कुमार और पीछे उनकी सीट पर बैठे थे तेजस्वी यादव। फिर यात्रा खत्म होते होते दोनों अगल बगल सीट पर आ गए। अब क्या खिचड़ी पकी, क्या बातचीत हुई, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि अभी तक ऐसी तस्वीर नहीं आई थी चुनाव तक जिसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ साथ दिखाई दिए हों। नहीं, बिल्कुल ऐसी तस्वीर नहीं आई थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने बड़ा एक ख्याल रखा है, जो मर्यादा है उन्होंने रखी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। और नीतीश कुमार ने भले ही लालू यादव उनके परिवार या उनके बाल बच्चों की संख्या पर नीतीश कुमार बोलते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव ने हमेशा कहा कि चाचा उनके लिए सम्मानजनक हैं, वो हमेशा रहेंगे। तो तेजस्वी यादव ने जो स्टैंड अपनाया नेहा पूरे चुनाव कैंपेन में, शायद उसका आगे वो फायदा लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। दोनों एक ही साथ एक ही फ्लाइट में सवार हुए थे। पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी, वीडियो दिखाया था, अब ये तस्वीर सामने आई है। जो लोग फ्लाइट में मौजूद थे, ये प्रीमियम क्लास की तस्वीरें हैं, उनका ये कहना है कि जब फ्लाइट काफी टाइम से हो गया था टेक ऑफ के बाद, उसके बाद नीतीश कुमार के बगल में जाकर तेजस्वी यादव बैठे, उनका अभिवादन वो पहले ही कर चुके थे। नीतीश का हालचाल लिया, नीतीश ने भी तेजस्वी की जानकारी ली, उनके तबीयत के बारे में, उनके कमर के दर्द के बारे में। और कोई बहुत बातचीत नहीं हुई। लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर रह गई है, ये कल के नतीजों से साफ है। सत्ता की चाबी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में अब है।